मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रोक और पैरालिसिस के वो पेशेंट कि जिनके हाथ में मूवमेंट पूरा नहीं हो रहा है, उनका हाथ पूरी तरह से नहीं चल रहा है। तो स्ट्रोक के वो पेशेंट किस तरह से एक्सरसाइजेस करें, किस तरह से अपने हैंड के एक्सरसाइजेस करें कि उनका जो ब्रेन है, जो स्ट्रोक की वजह से उनका हिस्सा डैमेज हुआ है, वो हिस्सा जो आपके हैंड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ज़रूरी है अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके हैंड में जो मूवमेंट है वो रिगेन होगा, आपका जो ब्रेन है वो रीएजुकेट होगा, उसे दोबारा से इन मूवमेंट्स के बारे में पता चलेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है इन एक्सरसाइजेस को जारी रखना। आप अगर ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप ये अपने जो आपके मूवमेंट खो चुके हैं, आपके हाथ के जो मूवमेंट खो चुके हैं, आपकी मांसपेशियों में जो स्पास्टिसिटी, जो टाइटनेस आ चुकी है, आप उनसे दूर हो जाएं और आपका हाथ जो है वो प्रॉपर काम करने लगे। बात करते हैं आज की इस वीडियो में उन एक्सरसाइजेज की जिसके ज़रिए आप वो मूवमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज जो है वो है आपका रिस्ट का साइड मूवमेंट। आपको करना ये है कि किसी टेबल के ऊपर अपने अफेक्टेड हैंड को रखना है और अपने नॉन अफेक्टेड हैंड के ज़रिए थोड़ा सा सपोर्ट के साथ आपको सबसे पहले बाईं तरफ मूवमेंट करना है, उसके बाद आपको दाईं तरफ मूवमेंट करना है। कोशिश पेशेंट को ये करनी है कि वो अपने अफेक्टेड हैंड से प्रेशर या पावर लगाने की ज़्यादा कोशिश करे, क्योंकि अगर वो अपने अफेक्टेड हैंड से ज़्यादा कोशिश करेगा तो इस बात की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि उसकी पावर जो है वो रीगेन हो, उसके मूवमेंट ठीक से होने लगे। आपको अपने नॉन अफेक्टेड हैंड से सिर्फ सपोर्ट देना है, अपने अफेक्टेड हैंड को पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पर नहीं लगाना है। ये पहली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइजेस के ज़रिए जो है हम अपनी जो हाथ की दाईं तरफ या बाईं तरफ जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें जो टाइटनेस है, उनमें जो स्पास्टिसिटी है, हम उसको दूर कर सकते हैं और अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन के हिस्सों को दोबारा से रीएजुकेट कर सकते हैं कि वो इस मूवमेंट को दोबारा से करें। बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की जो पहली एक्सरसाइज की तरह ही ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं रिस्ट बेंड मूवमेंट। रिस्ट बेंड मूवमेंट में आपको करना ये है कि आपको अपना जो अफेक्टेड, आपकी स्ट्रोक की वजह से या पैरालिसिस की वजह से जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसको लेना है और उसको नीचे की तरफ इस तरह से बेंड करना है अपने नॉन अफेक्टेड हैंड के ज़रिए। फिर इसी तरह से ऊपर की साइड जो है आपको अपने अफेक्टेड हैंड को मूव कराना है, फिर इसी तरह से आपको नीचे की तरफ मूव करवाना है। होता ये है स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट में कि उनका हाथ जो है स्पास्टिसिटीज़ की वजह से जो है ज़्यादातर फ्लेक्सर पोजीशन में रहता है। तो आपको कोशिश करनी है कि सारी फिंगर्स को खोलने के बाद हैंड का जो मूवमेंट है वो पहले नीचे की तरफ करें, फिर इसी तरह से आप ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे। अगर ये आप मूवमेंट करते हैं तो इस बात की मोस्ट संभावना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ब्रेन जो है आपका रीएजुकेट हो जाएगा चीज़ों के लिए, इस मूवमेंट के लिए। तीसरी जो एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं पाम अप एंड पाम डाउन। इसको हम सुपिनेशन और प्रोनेशन एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको करना ये है कि आपका जो अफेक्टेड हैंड है उसको आप एक टेबल के ऊपर रख सकते हैं और टेबल पर रखने के बाद आपको पाम अप, आप अपने नॉन अफेक्टेड हैंड के ज़रिए थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं अगर पूरा का पूरा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो। फिर इसको डाउन साइड आप लेके जाने की कोशिश करेंगे। इससे जो भी आपकी जो रोटेटर मसल्स हैं वो सेंस करेंगी, आपका ब्रेन इस मूवमेंट को सेंस करेगा, रीएजुकेट, रीलर्न करने की कोशिश करेगा कि ये मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। पाम अब आपको थोड़ा सा सपोर्ट देना है अपने नॉन अफेक्टेड हैंड के ज़रिए, या कोई आपका फैमिली मेम्बर या आपका कोई असिस्टेंस इस तरह से आपको सपोर्ट कर सकता है इस मूवमेंट के लिए। आप 2 से 3 रिपीटेशन एक बारी में कर सकते हैं, एक रिपीटेशन 20 बारी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पाम अप एंड पाम डाउन। चौथी जो एक्सरसाइज है व्यूअर्स वो है फिंगर्स ग्लाइड। फिंगर्स नर्व ग्लाइड भी हम इसको कहते हैं। इसमें करना ये है कि जो स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनका हाथ पूरी तरह से स्पास्टिसिटी की वजह से बंद होता है। तो नर्व ग्लाइड में आपको अपने नॉन अफेक्टेड, यानी जो आपका हाथ प्रभावित नहीं है, उससे आपको अपनी उंगलियों को खोलने की कोशिश करनी है।
आप अगर इस तरह से पेशेंट की उंगलियों को या पेशेंट खुद से खोलने की कोशिश करेगा तो फिंगर्स की जो मसल्स है वो एक्टिवेट होंगी, आपका ब्रेन जो है वो प्रमोट होगा। फिर से दोबारा से इस तरह से करना है, फिर फिंगर्स दोबारा से खोलने की कोशिश करनी है, एक्सटेंशन में लेके जाना है फिंगर्स को। ये मूवमेंट भी आपको 2 से 3 बार 20 रिपीटेशन के साथ करना होगा। आप दिन में कितनी बार भी इसको कर सकते हैं। फिंगर्स नर्व ग्लाइड, आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। जो आपकी फिंगर्स हैं उनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जिससे ये होगा कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करने में आपको बहुत आसानी होगी। 5वीं जो एक्सरसाइज है वो है पुशिंग एंड पुलिंग एक्सरसाइज। इसमें करना ये है कि आपका जो अफेक्टेड हैंड है और आपका जो नॉन अफेक्टेड हैंड है उन दोनों फिंगर्स को एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से डाल लेना है और आपको अपने नॉन अफेक्टेड हैंड के ज़रिए थोड़ा सा इस तरह से मूव करवाना है और आपके अफेक्टेड हैंड के ज़रिए फिर दूसरी साइड में प्रेशर लगाना है ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ भी आए, पावर आए, आपका जो ब्रेन है वो मूवमेंट के लिए प्रमोट हो, रीएजुकेट हो, मूवमेंट को रीलर्न करे। इस तरह से आपको ये मूवमेंट करवाना है। कोशिश ये करनी है कि आप अपने नॉन अफेक्टेड हैंड से कम प्रेशर लगाएं, कम से कम उससे पावर लगाएं ताकि जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसमें अपने आप से स्ट्रेंथनिंग आए, वो अपने आप से चीज़ों को करने की कोशिश करें। इस तरह से आपको जो है पुशिंग एंड पुलिंग करनी है। आखिरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर्स वो है रिस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। इसमें आपको सेम इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने पिछली अपनी एक्सरसाइज में किया था कि आपको अपनी फिंगर्स एक दूसरे हाथ में इस तरह से डाल लेनी है और आपको फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। अगर आप ये मूवमेंट करते हैं तो प्रबल संभावना है कि आपकी जो साइड मसल्स हैं, आपके जो फ्लैक्सर्स हैं, आपके जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं वो एक्टिवेट हों और आपका ब्रेन जो है वो रिलर्न करें इस मूवमेंट को और दोबारा से इन मूवमेंट्स को करने की कोशिश करें। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करते हैं अपनी रिकवरी फेज़ में तो ये बहुत संभावना है कि आप अपने जो हाथ है, जो पैरालिसिस वाला हैंड है, स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से जिसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें बहुत आपको पावर देखने के लिए मिलेगी। इन एक्सरसाइजेस के बाद में भी आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो किसी कप को पकड़ना हो, चाहे वो किसी ग्लास को पकड़ना हो, चाहे रिमोट कंट्रोल को पकड़ना हो, चाहे मोबाइल को पकड़ना हो, कोशिश करें कि आप अपने अफेक्टेड हैंड से ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रोक में ब्रेन डैमेज की वजह से वो हिस्से जो पहले आपके हैंड का मूवमेंट करवाते थे वो हिस्से डैमेज हो चुके हैं। तो ब्रेन ने आपके दूसरे हिस्सों को, ब्रेन के दूसरे हिस्सों को ये मूवमेंट करने के लिए दिया है, लेकिन ब्रेन उन मूवमेंट्स को अभी अच्छा तरह से नहीं जानता, वो हिस्से उतनी अच्छी तरह से उन मूवमेंट को नहीं जानते। तो आपको उन हिस्सों को रीलर्न करवाना पड़ेगा, रीएजुकेट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है जो आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं वो अपने अफेक्टेड हैंड से करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।